नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। कोलकाता, बदलापुर, देहरादून, मुजफ्फरपुर, तंजावुर, रुद्रपुर, बेंगलुरु, बलिया, अमेठी, साकीनाका, सिलीगुड़ी, दिल्ली, भुवनेश्वर, इंदौर, सीधी, शहडोल, रीवा, ग्वालियर, अजमेर, जोधपुर, दौसा। आप सोच रहे होंगे हम ये नाम क्यों गिनवा रहे हैं। हम नाम गिनाते गिनाते थक जाएंगे और आप सुनते सुनते, लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं होगी। कोलकाता में जो रेप और मर्डर हुआ, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन उस घटना के पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने देश को झकझोर दिया, और कोलकाता की घटना के बाद भी महिलाएं और बच्चियां अपराधों और अपराधियों के निशाने पर हैं। उनके खिलाफ हो रहे अपराध में कोई कमी नहीं आ रही। तो हमारा भारत में आज हम देखेंगे कि कैसे हमारे देश में कानून तो बहुत कड़े बन रहे हैं, लेकिन इनका प्रभाव कहीं दिखता नहीं है। दिल्ली के निर्भया मामले के बाद बहुत प्रदर्शन हुए, कड़े कानून भी बने, लेकिन बलात्कार जैसी घटनाओं पर लगाम नहीं लग रही। बड़े शहर हो या छोटे कस्बे, हर जगह से ऐसी ही खबरें दिल को दहला देती हैं। कोलकाता से पहले या कोलकाता के बाद देश में बलात्कार जैसी विभत्स घटना पर लगाम नहीं लग रही है। मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है, ये दावा है कोलकाता रेप कांड के आरोपी संजय रॉय का। इस मामले से जुड़े 7 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी चल रहा है। इस बीच सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला भी दर्ज कर लिया है। सीबीआई की टीम ने जब कोलकाता कांड के आरोपी संजय रॉय को सियालदा कोर्ट में पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति लेने के लिए पेश किया, तो आरोपी ने एक बड़ा दावा किया। संजय की वकील ने एनडीटीवी को बातचीत में बताया कि कोर्ट में जब जज ने संजय से पूछा कि क्या आप पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार हैं, तो संजय ने कहा हाँ। जज ने फिर पूछा कि आप तैयार क्यों हैं, तो संजय ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है और मैं भी चाहता हूं कि पॉलीग्राफी टेस्ट से सच सामने आए। संजय के वकील ने यह भी कहा कि घटना में अस्पताल के लोग ही शामिल हैं। शनिवार को सीबीआई ने घटना से जुड़े 7 किरदारों के पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू करवा दिए। इनमें आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में चला, जबकि आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 ट्रेनी डॉक्टर और 1 वॉलंटियर का टेस्ट सीबीआई के ऑफिस में सीएफएसएल के एक्सपर्ट ने किया। तो आखिर सीबीआई टेस्ट के जरिए 7 किरदारों से क्या जानना चाहती है। 4 ट्रेनी डॉक्टरों ने मृतक लड़की के साथ हत्या से पहले आखिरी बार खाना खाया था। उनसे पूछा जा रहा है कि उनकी मृतक लड़की से क्या बातचीत हुई, क्या मृतक लड़की ने उन्हें किसी तरह के उत्पीड़न के बारे में बताया, खाना खाने के बाद उनकी क्या गतिविधि रही। संदीप घोष से मामले को दबाने, परिवार और पुलिस को वारदात की जानकारी देर से देने, लड़की का शव देर से दिखाने और क्राइम सीन को सुरक्षित न रखने के पीछे की वजह पूछी जा रही है, जबकि वॉलंटियर से संजय की गतिविधि के बारे में पूछा जा रहा है। सीबीआई को शक है कि इन लोगों ने कुछ राज छिपाए हैं। इस बीच सीबीआई आरोपी संजय की बाइक को लेकर अपने दफ्तर पहुंची। इसी बाइक से आरोपी घूमता था। वारदात वाले दिन भी आरोपी इसी बाइक से आया और इसी बाइक से वारदात के बाद वापस गया। कहा जा रहा है कि वारदात वाले दिन भी आरोपी इसी बाइक से आया और इसी बाइक से वारदात के बाद वापस गया। बाइक पर केपी लिखा हुआ है, यानी कोलकाता पुलिस। लोगों के मुताबिक संजय खुद को पुलिस वाला बताकर धौंस देता था। आरोपी संजय राय की बाइक जिसको सीबीआई ने जब्त कर लिया, ये देखिए बाइक को सीबीआई दफ्तर लेकर आई है और इस बाइक के जरिए ही आरोपी आरजे कर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा था और इस बाइक को सीबीआई ने जब्त कर लिया है। आप देखिए कि ये बाइक जो है
ये आरोपी इस्तेमाल कर रहा था और वारदात वाले दिन आरजे कर मेडिकल कॉलेज से वो इसी बाइक पर गया था। वहीं आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताएं और कथित भ्रष्टाचार की जांच कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने शुरू कर दी है। सारे आरोप संदीप घोष पर हैं, जिनसे 9 दिनों में 100 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। एनडीटीवी की टीम ने आरजी कर अस्पताल में जाकर पड़ताल की। वहां छात्र अब भी धरने पर बैठे हैं। हम लोगों का जो पहला जो डिमांड था वो था दीदी का जो कल्प्रिट है, जो खूनी है या जो धर्षक है, उसको ढूंढ के निकाले। तो अभी तो उसका प्रोसेस सीबीआई के हाथ में है। एक ही चीज़ हम लोग बोलना चाहिए कि जितना तेज़ हो सके सीबीआई जांच करे, यही कहना चाहते हैं। एक ही डिमांड है हम लोगों का। मेडिकल छात्रा की हत्या और उसके साथ रेप मामले की जांच की आंच अब आरजी कर कॉलेज में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के मामले तक पहुंच गई है। सवाल ये है कि क्या दोनों मामलों के पीछे बड़ी साजिश है और क्या दोनों मामलों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको लेकर सीबीआई लगातार जांच कर रही है। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। रेप और छेड़छाड़ पर सख्त कानून होने के बावजूद देश में हर साल ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े भी वाकई हैरान करने वाले हैं। भारत में हर घंटे 3 महिलाओं का बलात्कार होता है। साल 2022 में देश भर में 31,516 बलात्कार के मामले दर्ज हुए हैं। 96% मामलों में आरोपी महिला का जानने वाला होता है। 100 में सिर्फ 27 आरोपियों को ही सजा हो पाती है। तो कोलकाता में हुई दरिंदगी के बीच महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूली बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला जन आक्रोश का मुद्दा बन गया है। लेकिन महाराष्ट्र में यह सिलसिला रुका नहीं है। बीते 9 दिनों में ही ऐसे 11 हैरान करने वाले मामले रिपोर्ट हुए हैं, जहां मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और हैवानियत हुई है। सिर्फ 72 घंटे में 9 मामले सामने आए। महाराष्ट्र शर्मसार है। बच्चियों के साथ हैवानियत के मामले सिस्टम और समाज में बड़ी तब्दीली की जरूरत बता रहे हैं। बदलापुर की खौफनाक कहानी के बीच मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर, अकोला से बीते 9 दिनों में 11 झकझोरने वाले मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के 9 मामले सामने आ चुके हैं। 23 अगस्त कोल्हापुर से रिपोर्ट हुई एक खौफनाक घटना में 10 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। मामले में मामा ही रेप और हत्या का आरोपी निकला। 23 अगस्त मानखुर्द पुलिस स्टेशन, चाचा ने ही 13 साल की नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म कर रिश्ते को कलंकित किया। 23 अगस्त मुंबई के कांदिवली में एक पड़ोसी युवक 6 साल और 4 साल की बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के आरोप में पकड़ा गया। इसी दिन डोंबिवली में 12 साल की 2 नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी नासिक से पकड़ा गया। 23 अगस्त को ही पुणे में एक स्कूल वैन ड्राइवर पर छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा। ड्राइवर ने न केवल छात्रा को व्यक्तिगत रूप से तंग किया, बल्कि सोशल मीडिया पर लगातार संदेश भेजकर उसे परेशान करता रहा। 21 अगस्त खार में 6 और 12 साल की 2 नाबालिग बहनों से छेड़छाड़ और उनका पीछा करने के आरोप में 26 साल का पड़ोसी गिरफ्तार हुआ। 21 अगस्त मुंबई के नागपाड़ा इलाके में 8 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप में कान की बाली बेचने वाला युवक पकड़ा गया। 21 अगस्त नासिक के सिन्नर में घर के सामने खेल रही 4.5 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ लैंगिक अत्याचार किया गया। इस घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया। 21 अगस्त को नासिक में ही 39 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी 12 साल की सौतेली बेटी के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इससे एक दिन पहले 20 अगस्त को अकोला में जिला परिषद स्कूल के टीचर पर स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा। गंभीर धाराओं में गिरफ्तार आरोपी ने कथित तौर पर 6 छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर उनके साथ यौन शोषण किया था। आरोप के मुताबिक शिक्षक पिछले 4 महीने से 8वीं कक्षा की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखा रहा था और उन्हें अनुचित तरीके से छू रहा था।
15 अगस्त को वाकोला पुलिस ने 13 साल की नाबालिग के साथ अपहरण के बाद दुष्कर्म के मामले में 21 साल के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया गया कि दोनों की सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी। एक के बाद एक सामने आ रहे ऐसे मामलों से अभिभावक खौफजदा हैं। हमको तो ऐसे स्कूल को भेजने के लिए भी डर लग रहा है। माइंड में वही चलता रहता है, वो सेफ है क्या नहीं है, हाँ उसके साथ कुछ हो रहा है तो नहीं, ऐसे डर लगा रहता है बहुत। दिन भर यही टेंशन रहता है कि बच्ची बाहर गई है तो वो सुरक्षित है ना, वो ठीक है ना, कंफर्टेबल है कि घर आने तक बहुत घबराहट रहती है मन में। ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ होता है तो उसको डायरेक्टली इनकाउंटर करना चाहिए, वहीं पे खत्म कर दो, तो दूसरा कोई ऐसा काम ही नहीं करे। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि डर होना चाहिए कि लोगों को, अगर हम ये हमारा कानून बहुत ही यानी खराब हो चुका है। इधर अदालती सुनवाई के बीच मुंबई पुलिस ने फिर से सुरक्षा की समीक्षा शुरू की है। स्कूलों के दौरे हो रहे हैं। हम इस समय बोरीवली के डॉन बॉस्को स्कूल और जूनियर कॉलेज में आए हुए हैं। यहाँ पर इलाके के जोन 11 के डीसीपी हैं आनंद भोटे जी, वो खुद अपने स्टाफ के साथ, बाकी जो उनके अफसर हैं उनके साथ मुआयना कर रहे हैं। सभी स्कूलों का हम देख रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पर पूरे स्कूल प्रीमाइसेस में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, स्टाफ से भी आपने बात की, तो किस तरह की हिदायतें दे रहे हैं और क्या जानकारी आप ले रहे हैं लोगों? अभी हम मुंबई पुलिस की तरफ से पहले से हम स्कूल हॉस्पिटल्स हमारी विज़िट चालू थी, तो विज़िट करके वहाँ पे क्या स्थिति है, अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक GR भी आया कि उसका पालन हो रहा है क्या, उसके ऊपर स्कूल का काम चल रहा है क्या, वो देख रहे हैं। इम्पोर्टेंट बोला कि जो लेडीज़ वॉशरूम है वहाँ पे लेडीज़ स्टाफ ही रखो, वहाँ पे जेंट्स किसी स्टाफ को अलाउड मत करो। तो सर ने बोला कि सब जो पूरा प्रीमाइसेस CCTV के अंडर डाले दो, उसको चेक करते रहो 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार, वीकली 2-3 बार चेक किया करो। और कुछ भी आपको लगे कुछ प्रॉब्लमेटिक इशू है या कुछ इशू हो रहा है बच्चों के साथ, कोई बाहर वाला आके कुछ कर रहा है तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करो, सीधा पुलिस को कंप्लेंट कीजिए, हम लोग उनके ऊपर लीगली एक्शन ले लें। कहीं रिश्तों की मर्यादा तार-तार हो रही है तो कहीं पड़ोसी ही हैवानियत की हदें पार कर रहा है। वैसे संस्थानों पर भी यकीन उठता जा रहा है जहां हमारी बच्चियां सबसे ज्यादा महफूज होनी चाहिए। ये मामले पहले से घटते आ रहे हैं या फिर अब तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं। अदालतें भी इसको लेकर चिंतित हैं। पुलिस की कार्रवाई में भी रफ्तार दिख रही है। अधिकांश मामले पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हो रहे हैं, यानी कि दोषी पाए जाने पर कठोर सजा का प्रावधान है। पर सवाल यही कायम है कि चूक कहां हो रही है, उपायों को लेकर गंभीर कौन है, ये असीम चिंता का विषय है। मुंबई से सुनील सिंह और कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। ऐसे में सवाल यह है कि बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। स्कूलों में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वो चिंता का विषय है। स्कूलों की बात करें तो ये देखा जा रहा है कि बड़े स्कूलों को अगर छोड़ दें तो ज्यादातर में सुरक्षा के इंतजाम सही नहीं है। स्कूलों में CCTV कैमरों की कमी है। बच्चियां डर की वजह से घटना के बारे में जानकारी नहीं दे पाती हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि कानून तो कड़े हैं लेकिन उनके इस्तेमाल में कमी दिखती है। देश में पॉक्सो एक्ट है, निर्भया कांड के बाद बने दिशा निर्देश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके प्रयोग सही से नहीं हो रहे। हमारा भारत में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम फिर लौटेंगे हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट्स पर। आप देख रहे हैं हमारा भारत। अब खबर अजमेर की, जहां पर 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में 6 दोषियों को जिला अदालत ने अब जाकर उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मामला अपने आप में हैरान करने वाला था। करीब 18 लोग इसमें आरोपी थे। इस कांड में एक आरोपी अलमास महाराज तो अब तक फरार है। अजमेर से हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। 32 साल पहले 1992 में अजमेर में जो हैवानियत की कहानी लिखी गई, उसका खुलासा जब हुआ तो पूरा देश हैरान रह गया। 100 से ज्यादा स्कूली छात्रों और कॉलेज गर्ल्स को दरिंदों ने बलात्कार और ब्लैकमेल के जाल में फंसाया था। रसूखदारों की दरिंदगी का शिकार कितनी लड़कियां हुई, इसका सही आकलन शायद किसी के पास नहीं है। करीब 16 लड़कियों ने कोर्ट में बयान दिया था, लेकिन डर इतना था कि सब अपने बयान से मुकरती गई। सिर्फ 2 ही डटी रही। शायद यही वजह रही कि आरोपियों को सजा मिलने में 32 साल का समय लग गया। अजमेर की अदालत ने बचे हुए 6 आरोपियों को
आजीवन कारावास और 5-5 लाख जुर्माना की सजा दी है। लेकिन इस केस में एक मुख्य आरोपी की आज तक कोई सुराग नहीं है। ये है अल्मास महाराज। अजमेर का मूल निवासी है अल्मास। उस समय अमेरिका में नौकरी करता था। मुख्य आरोपी नफीस चिश्ती का सबसे करीबी दोस्त। नफीस चिश्ती यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट था। अब अल्मास की उम्र करीब 60 साल है। अल्मास को अब पहचानना मुश्किल है। आरोपी के विदेश भागने का शक है। आरोपी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी है। अल्मास महाराज ये फरार है और ये भी कानूनी रूप से इसको भी मुलजिम ठहराया जा चुका है। 82 की कार्रवाई हो चुकी है। ये जब भी इधर आएगा तो रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी है इसका, तो ये बच नहीं सकता। पुलिस सूत्र बताते हैं कि 1992 में ये केस सामने आया था, लेकिन इसकी शुरुआत 1 या 2 साल पहले हो चुकी थी। एक नामी उद्योगपति के बेटे को पहले फंसाया गया, उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को भी शामिल किया और फिर अश्लील फोटो का जो खेल शुरू हुआ उससे महिलाओं की चुप्पी सुनिश्चित हुई और एक से दूसरे को ब्लैकमेल करने का खेल शुरू हुआ। लड़कियों के साथ रेप होता और फिर उनकी अश्लील फोटो खींची जाती। शर्म, सामाजिक दबाव और डर इतना था कि केस में कोई बयान ही नहीं दर्ज करवाना चाहता था। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती इस प्रकरण में ये थी कि जो साक्षीगण थे और जो पीड़िताएं थी उनको न्यायालय तक लेके आना और उनके बयान जो है वो न्यायालय में करवाना। इसके लिए इतनी अत्यधिक समस्याओं का सामना हमको करना पड़ा, क्योंकि जो एड्रेस 92 में थे उस एड्रेस पे अब कोई भी साक्षी रहता नहीं था। ना तो सरकारी कर्मचारी रह रहे थे, ना पीड़िताएं रह रही थी, ना ही कोई मौतवीर जो है वो उन पते पे रह रहा था। उनको ढूंढना, उनको खोजना सबसे अत्यधिक कठिन कार्य था और पीड़िताओं तक तो पहुंचना अत्यधिक मुश्किल था। बार बार हम प्रयास करते, न्यायालय द्वारा भी समन वारंट जारी होते, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। लंबा समय लगने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि हम लोग पीड़िताओं तक नहीं पहुंच पा रहे थे। केस जब उजागर हुआ तब एक पत्रकार को लड़कियों की न्यूड तस्वीरें मिली। ये तस्वीर फोटो स्टूडियो लैब से मिली थी। अखबार में छपने पर स्कैंडल का खुलासा हुआ। बताया जाता है कि सभी लड़कियां प्रतिष्ठित कॉलेज की थी। बताया जाता है कि जो सच सामने आया उससे कहीं ज्यादा आज भी छिपा हुआ है। और बहुत सारे लोग इसमें विक्टिमाइज होकर के चुप हो गए, क्योंकि पारिवारिक जो स्थिति हमारी है, हम जो राजस्थानी कल्चर जो हमारी है कि हम बच्ची के लिए, बेटी के लिए शायद माँ बाप सुसाइड तक कर गए। खुद बच्ची ने तो की कई परिवार उजड़ गए, ऐसा बताया लोगों ने मुझे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। 1992 में हुआ था ये घिनौना कांड। चौतरफा दबाव के बाद शुरू हुई थी जांच। 23 मई 1992 को भैरव सिंह शेखावत ने जांच के आदेश दिए थे। मामले की जांच CID-CB के हाथों में दी गई थी। मामले में कुल 18 आरोपी बनाए गए थे। 18 में से 9 आरोपियों को पहले ही सजा मिल चुकी है। एक आरोपी सुसाइड कर चुका है, एक आरोपी दूसरे केस में भी आरोपी है और एक आरोपी भगोड़ा घोषित किया गया है। 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा फिलहाल सुनाई गई है। फैसला 32 साल बाद आया है। अजमेर सेक्स स्कैंडल और ब्लैकमेल कांड एक बार फिर ये दिखाता है कि कैसे ताकत और रसूख की हनक पर ऐसे घिनौने अपराधों को अंजाम दिया जाता है और पीड़ितों को इंसाफ मिलने में कई दशक बीत जाते हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV। अगली खबर, आप जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, लेकिन उसके बाद भी आप अगर ठीक ना हो तो क्या किया जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाई ही किसी काम की नहीं थी? मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सप्लाई की गई दवाओं में बड़ी अनियमितता पाई गई है। डॉक्टरों ने 9 से ज्यादा दवाओं और इंजेक्शंस में कमी पाई है। इस खुलासे के बाद राज्य में 9 दवाओं के बड़े लॉट को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। आपने कभी सोचा है कि दवाओं से आप ठीक क्यों नहीं हो रहे? ऐसा ही कुछ इंदौर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का सवाल था, जिसकी वजह से पता लगा कि मध्य प्रदेश में कुछ दवाओं की सेहत बेहद खराब है। और मेरे जो डॉक्टर्स हैं जो कि इंटेंसिव केयर में काम करते हैं, OT में काम करते हैं, वो मुझे कंटिन्यूसली ये फीडबैक दे रहे थे कि सर एक इंजेक्शन से देने से जो असर आना चाहिए वो उतना आ नहीं रहा है। हम लोगों को कई बार 2-2 इंजेक्शन, 3-3 इंजेक्शन भी देने पड़ रहे हैं। दमोह में तो इंट्रावीनस से सलाइन चढ़ाने के बाद 5 गर्भवती महिलाओं की
मौत हो गई। दरअसल डॉक्टरों की शिकायत पर एक महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवा एट्रोपिन को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया था। जांच के बाद ये पाया गया कि दवा मानक के अनुरूप नहीं थी और उसमें गंभीर कमी थी, जिसके बाद राज्य में 9 दवाओं के बड़े लॉट को प्रतिबंधित कर दिया गया। इन दवाओं में जीवन रक्षक दवाएं, एंटीबायोटिक्स और मल्टीविटामिन भी शामिल हैं, जो अब राज्य के किसी भी अस्पताल में उपयोग नहीं की जा सकती। MPPHSCL ने सभी जिलों के डीन, CMHO और अस्पताल अधीक्षकों को पत्र जारी कर इन दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दवाइयाँ खरीदते समय उनके सर्टिफिकेट्स हम लोग चेक करते हैं। दवाइयाँ जब आ जाती हैं उसके बाद में उनके सैंपल कलेक्ट करके उनको भी प्रयोगशालाओं में भेजते हैं। उसी का परिणाम है कि ये जिन सप्लायरों ने या जिन फैक्ट्रीज़ ने ऐसी दवाई बनाई थी जो जनता पर असरकारक नहीं थी या जिनका उल्टा असर हो सकता था, ऐसे उनको आइडेंटिफाई यदि हमारे डॉक्टर्स ने किया है, हमारी लेबोरेटरीज ने किया है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि एक पारदर्शी व्यवस्था है। अब सप्लायरों ने भी कोई गलत दवाई सप्लाई करने का प्रयास किया है, उनको प्रतिबंध भी लगाएंगे, उनको ब्लैक लिस्ट भी करेंगे और उनके खिलाफ जो भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई करेंगे। सरकारी अस्पतालों में दवा सप्लाई के लिए NABL सर्टिफाइड लैब का सर्टिफिकेट देना होता है। मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन रिपोर्ट सही मिलने पर ही दवा खरीदती है। अस्पताल में स्टोर कीपर शासकीय लैब से जांच कराते हैं। इसके बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पेक्टर रैंडम जांच करते हैं। ये कागजी नियम है। अब चलिए हकीकत दिखाते हैं। ये भोपाल के हमीदिया अस्पताल के अंदर दवा दुकान है। देखिए कैसे बड़े आराम से आज भी हेपरिन नाइट्रोग्लिसरीन हमें मिल गई, वो भी उसी ब्रांड की। बाकायदा खरीदारी की, पैसे चुकाए, बिल भी लिया। कौन कौन से मिल जाएंगे मेरे को बता दीजिए तो मैं जानकारी ले लेती हूँ उनसे जिनको लेना है। ये कौन से हैं? जो आपके चारों मिल जाएंगे। हेपारिन मिलेगी, हेपारिन है ना, ठीक है, ये तीनों दे दीजिए। एक्सपायर कौन सी वाली हुई है? अच्छा, डोपामाइन दे दी ना आपने? बिल रख दिया उसमें आपने? ठीक। JP अस्पताल के बाहर निजी दुकानों में भी ये इंजेक्शन आराम से मिलते हैं। ये भैया इजीली मिल जाती दवाई अगर अपन ढूंढे तो? नहीं, ये क्या कम चलती है यहाँ पर। अच्छा, डोपामाइन रखेंगे सारी मिल जाएंगी? सारी मिल जाएंगी, तो मिलवा के रखना है। सभी एक्सपायर हो गया। हाँ, का पावर तो लिखा ही नहीं, मिल जाएंगे सब आप। जैसे ये दवाइयाँ भी है अपनी, ये कुछ दवाइयाँ है और ये जो डीलर वाला जो सीन रहता है अपना। अच्छा, ये तो इनका वो सप्लायर है। अच्छा, मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, सब मिल जाती है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम आज फोन कर रहे हैं तो फिर नहीं अवेलेबल रहेगा, सारी रहती है। वो इंजेक्शन ठीक है। जिन 9 जीवन रक्षक दवाओं के इंजेक्शनों पर अस्थायी रोक लगाई गई है, उन्हें गहन चिकित्सा इकाई यानी ICU और ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किया जाता है। कई जो दवाइयाँ हैं वो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो हम ICU में पेशेंट्स जो होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है, जैसे इसमें एक नाम है डोपामिन, तो वो ऐसी दवाई है कि जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसको बढ़ाने के लिए काम में आता है। इसके अलावा अगर पेशेंट जब कार्डियक अरेस्ट में चले जाता है तो उसका जब CPR करते हैं तो वो CPR करने के दौरान ये काम में आने वाली दवाई जैसे नॉरएड्रेनालिन है। तो इस तरह से ये जो दवाइयाँ हैं ये इमरजेंसी सेटअप में जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं और इनकी जो गुणवत्ता है ये सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी कमतर है तो ये बड़ी मतलब कि विपरीत परिणाम देने वाली स्थिति बन सकती है। असली परेशानी ये भी है कि किसी को पता नहीं कितने सालों से गुणवत्ता के साथ समझौता हो रहा है। हमने रैंडमली जो है जांचें करवाई है, तो ये बैच की जो है वो रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, तो रैंडमली भेजा है, जो सामने दिख रहे थे वो भेज दिया। मध्य प्रदेश में पहले WHO GMP सर्टिफाइड कंपनियों से ही दवा खरीदी की व्यवस्था थी, लेकिन इसे बदल दिया गया। कोविड के वक्त से ही मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन जो दवाएं सप्लाई करता है उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठे थे। वैसे भी मध्य प्रदेश के अस्पतालों में 90% से अधिक दवाएं मिलती ही नहीं
और जो मिल रही हैं उसकी भी गुणवत्ता या मानक कम पाया गया है, जो गंभीर चिंता का विषय है। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी, तनुश्री और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए कार्यक्रम और हमारी सभी ग्राउंड रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। नमस्कार।